एवरीवन। कल मैंने स्टील में टेंशन मेंबर कंप्लीट कर लिया था और आज अब एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा होगा कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेंगे कंप्रेशन मेंबर के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट्स हैं। उसके बाद हम चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू दैट जैसे कि कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? हेलो एवरीवन। कल मैंने स्टील में टेंशन मेंबर कंप्लीट कर लिया था और आज अब एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा होगा कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेंगे कंप्रेशन मेंबर के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट्स हैं। उसके बाद हम चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू दैट जैसे कि कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? तो आज हम बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर की। तो सबसे पहले ये जानेंगे कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। तो अगर हम कंप्रेशन मेंबर के डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले ये होगा कंप्रेशन मेंबर के अंदर जिसके अंदर की दोनों एंड पर कंप्रेसिव फोर्स आए या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा हो। लाइक जैसे कि हमारा कोई एक ये बार है लाइक दिस और इसके एक्सेस के डायरेक्शन में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं कंप्रेसिव फोर्स। ओके, इसको कंप्रेस कर रहा है, दैट्स अ कंप्रेशन मेंबर। ओके, इसको हम कंप्रेशन मेंबर बोल देते हैं। फिर हम कुछ टर्म्स हैं कंप्रेशन मेंबर से रिलेटेड। अब हमारे कंप्रेशन मेंबर में कौन कौन से जो ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम आपको आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं कॉलम। कॉलम क्या है? हमारा एक कंप्रेशन मेंबर है जो कि वर्टिकल होता है। ठीक है, इट इज़ अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर और इसको हम कहाँ देखने को मिलता है? हमको फ्रेम के केस में। ठीक है, कंप्रेशन तो होता ही होता है, इसमें बेंडिंग मोमेंट भी होता है कॉलम के केस में। एंड सेकेंड वन इज स्ट्रट्स। स्ट्रट्स क्या होता है कि स्ट्रट्स ओनली अ कंप्रेशन मेंबर और ये हमको देखने को मिलता है कहाँ पे? ट्रसेस में मिलता है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है। फिर एक हमारा टर्म आता है बूम। बूम क्या होता है? जो हमारी क्रेन वगैरह होती हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा करके कि वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है। तो इसको रीड करते हैं, क्या है? बूम। द प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर इन अ क्रेन इज कॉल्ड बूम। आप लोगों ने देखा भी होगा इसको, बूम आगे जो लगा होता है एक पोर्शन लाइक दिस। फिर क्या है नेक्स्ट? एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन को पहले हम रीड करते हैं फिर बताते हैं। द वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इन आरसीसी बिल्डिंग इज कॉल्ड कॉलम वाइल फॉर अ स्टील बिल्डिंग इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। बोल रहा है कि आरसीसी में जो कॉलम्स बनते हैं उनको हम बोल देते हैं वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। बट अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर स्टील का बना हुआ है और उसमें जो कॉलम्स लगे हुए हैं उनको हम एक्सटेंशन बोल देते हैं और सारी प्रोसेस सेम होती है कि ये भी एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है बट इन केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, नॉट इन आरसीसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे फेलियर्स होते हैं, मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम। एक होता है हमारा स्क्वैशिंग जो कि शॉर्ट कॉलम के केस में होता है, एक होता है लोकल बकलिंग जो कि लॉन्ग कॉलम में होता है। ये सब सारी चीज़ें मैंने सोम में डिस्कस कर चुकी हूँ और एज अ रिवीज़न इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि हमने कॉलम के बारे में सारी जानकारी सोम
में अच्छे से ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या है, फ्लेक्सुरल बकलिंग। फ्लेक्सुरल का नाम देखते ही यहाँ पे हमारे माइंड में एक बेंडिंग वर्ड आना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सुरल इज ड्यू टू ओनली बेंडिंग, तो यहाँ पर बेंडिंग की वजह से फ्लेक्सुरल बकलिंग होती है। तो 3 हमारे फेलियर्स होते हैं आप कॉलम के। नेक्स्ट अब क्या है कि हम बात करते हैं लेसिंग, डिज़ाइन ऑफ लेसिंग एंड बैटन। अब लेसिंग क्या होता है कि लेसिंग एक हमारा इंक्लाइन मेंबर होता है, ठीक है। इंक्लाइन मेंबर मीन्स कि लाइक दिस, और बैटन जो होता है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। अब इनका वर्क क्या है, क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को हम अब देखेंगे डिटेल में। तो लेसिंग इज इंक्लाइन मेंबर मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए एक ये चैनल सेक्शन है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या है चैनल सेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हमारे यहाँ स्टेपलर्स के पिन आती हैं उनके 2 बंडल्स निकाल के ऐसा रख लीजिए लाइक दिस, ठीक है। और इसमें ये इंक्लाइन मेंबर को हम ज्वाइन कर देते हैं। सिंपल सा फंडा क्या है हमारा कि अगर 2 मेंबर के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम लेसिंग या बैटन का यूज़ करते हैं, और जब हमारे दोनों मेंबर्स के बीच में स्पेसिंग कम थी तब हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे वहाँ पे टैक रिवेट। बट एक मेन डिफरेंस है कि टैक रिवेट जब हम यूज़ करते थे तो वो क्या करता था, मेंबर को 2 मेंबर को कट करता था एक सिंगल यूनिट में, और वहाँ पर कोई स्ट्रेंथ की बात नहीं थी। वहाँ पर इस टैग रैबिट के थ्रू कोई स्ट्रेंथ नहीं आती है। बट इन केस ऑफ लेसिंग एंड बैटन ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ मेंबर्स को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, 2 चीज़ों मैंने बताया। फाइनली क्या हो जाएगा मेरा कि कनेक्ट्स टू मेंबर एंड मेक सिंगल यूनिट, सही है। उसके बाद यही काम तो टैक रिवेट का था ना। टैक रिवेट में क्या है कि जब स्पेसिंग कम हो तब हम यूज़ करते हैं टैक रिवेट, और जब स्पेसिंग 2 मेंबर के बीच की ज़्यादा हो तब हम यूज़ करते हैं लेसिंग और बैटन। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू टिल हियर। उसके बाद क्या है हमारा है कि पहले इसको रीड करते हैं हम कि इफ़ स्पेसिंग ऑफ कंपोनेंट इज मोर देन द टैग रिवेट आर यूजलेस, सो वी डिज़ाइन लेसिंग और बैटनिंग। ये मैंने अभी आपको बताया ओरली और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर डिज़ाइन रिकमेंडेशन फॉर लेसिंग। लेसिंग का एक सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा, टावर्स जो हमारे बनते हैं, टावर्स, ठीक है। तो टावर तो ऐसा है नहीं कि बस ले जा करके कॉलम बना के खड़ा कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर हम बहुत सारे मेंबर्स को ऐड करते जाते हैं। तो वो जो ऐडिंग करते हैं वो लेसिंग के थ्रू होता है, बिकॉज नॉट पॉसिबल थ्रू ऑफ एनी अदर कंपोनेंट। ओके, सो वी यूज़ देयर लेसिंग और बैटन। सभी लोगों ने टावर तो देखा होगा, तो ये एग्जाम्पल है आपका टावर के लिए लेसिंग का। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कि कुछ रिकमेंडेशंस हैं फॉर लेसिंग के लिए और बैटन्स के लिए, तो उनको एक एक करके अब हम देखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन 4-5 बन ही जाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ बी कंसंट्रेट हियर। डिज़ाइन रिकमेंडेशन फॉर लेसिंग। थीटा क्या है कि जो वर्टिकल एंगल है लेसिंग का, तो थीटा शुड बी बिटवीन 40 to 70 डिग्री, ना तो 40 से कम हो ना 70 से ज़्यादा हो। एक तो ये याद रखना। दूसरा क्या है, सी अपॉन आर मिनिमम शुड नॉट ग्रेटर देन 50। अब ये क्या होता है हमारा, सी इसका स्पेसिंग हो गया, आर इसका क्या हो जाएगा, ये इसके बीच की स्पेसिंग हो जाएगी सी। ओके, और आर मिनिमम क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ जायरेशन शुड नॉट ग्रेटर देन 50, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, एल इफेक्टिव कितना होगा यहाँ पर, फॉर सिंगल लेसिंग एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल, एंड फॉर डबल लेसिंग, इन केस ऑफ डबल लेसिंग देयर इज एल इज इक्वल टू 0.71 टाइम्स ऑफ एल।
ये भी आपको क्लियर हो गया, डबल लेसिंग के केस में ये होता है। फॉर लेसिंग बार आर मिनिमम इज इक्वल टू टी बाई √12 इज इक्वल टू इट नॉट ग्रेटर देन 145। ये क्या होता है, हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये भी कई बार पूछा गया, ये तो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है हमारा, मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार। अब हमको रिवेट की डाया दे दी जाएगी यहाँ पर, और हमसे मिनिमम विड्थ निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमको डाया दे रखा है 16 mm का, तो हमारा जो मिनिमम विड्थ हो जाएगी वो 50 mm हो जाएगी, और 18 दे रखा है तो 55। तो ये 5 5 5 5 इंक्रीज़ हो रहा है, और इधर 16 मतलब 2 2 2 इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको आपको याद करना है। एंड जो क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर इसे पूछा गया है कि 16 mm के लिए मिनिमम विड्थ कितनी होती है वेल्डेड कनेक्शन के केस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 mm मिनिमम विड्थ। ओके, एंड 20 के लिए 60, 22 के लिए 65। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि लेसिंग में ट्रांसवर्स शियर फोर्स जो होता है वो कितना होता है, 2.5% ऑफ कॉलम लोड। जो भी लोड हमको दे रखा है उसका 2.5% होता है उसका ट्रांसवर्स शियर फोर्स। नेक्स्ट वन इज इफ थीटा इज डिक्रीजेस लेंथ ऑफ लेसिंग विल बी इंक्रीजेज। ये सब स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो कुछ भी हमको स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को हमको अच्छे से देखना है और उनको याद करना है। ओके, डोंट स्किप एनीथिंग, everything is very important here, so please and concentrate here. Okay, थिकनेस ऑफ लेसिंग बार, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है एग्जाम्स में, वो तो आप लोग को पता भी होगा मेरे बताने से क्या। L/40 फॉर सिंगल लेसिंग एंड L/60 फॉर डबल लेसिंग। ये दो केस हमारे बन जाते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नोट पॉइंट आता है कि बैटन्स आर डिजाइंड ओनली फॉर एक्सियल लोडिंग वाइल लोड मीन्स लेस्ड जो कॉलम होता है, लेस्ड कॉलम आर डिजाइंड फॉर बोथ एक्सियल एज वेल एज मूवमेंट। यहाँ पर मूवमेंट क्या होता है, हमारा मूवमेंट हम अगर कभी भी निकालते हैं तो लोड इनटू जो डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर हम एसेंट्रिक लोड कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ लेसिंग कॉलम। तो क्या बताया इसने कि बैटन्स के लिए हम एक्सियल लोडिंग का यूज़ करते हैं, जबकि हम लेसिंग के केस में एसेंट्रिक लोड प्लस एक्सियल लोड दोनों का यूज़ करते हैं। ओके, तो कुछ हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं, सम रिकमेंडेशन फॉर बैटन्स के लिए, इसको हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे लेसिंग के केस में था, सेम ऐसे ही बैटन के केस में क्या क्या चीज़ें हैं इनको हम देखते हैं। एट द एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम एट टॉप एंड बॉटम द बैटन प्लेट आर प्रोवाइडेड। द बैटन प्लेट्स प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ बिल्टअप कॉलम। एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए भूल गई, जो बिल्टअप कॉलम होते हैं वहाँ पर हम बैटन और लेसिंग का यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप के कॉलम के लिए हम, किस टाइप के सेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं लेसिंग एंड बैटन, देन हम बोल देंगे कि बिल्टअप कॉलम के लिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोल रहा है कि लेसिंग तो हमारा इंक्लाइन मेंबर हो गया, बट जो हमारा बैटन है वो एक हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है, उसको या तो हम टॉप पे प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम बॉटम पे, और कहीं पे प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमारा क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बैटन प्लेट्स प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ बिल्टअप कॉलम। किसी भी जो सेक्शन उनको दे रखा है उस सेक्शन को डिस्टॉर्शन होने से बचाता है बैटन। बैटन का वर्क यही है। ठीक है, इसको या तो हम ऊपर प्रोवाइड करेंगे या तो नीचे। आपने देखा होगा ये हमारा हो गया सेक्शन, और या तो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं या तो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा,
रिकमेंडेशंस में क्या क्या हैं कि मिनिमम बैटन्स प्रोवाइड 4, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बैटन प्रोवाइड कर सकते हैं 4 कर सकते हैं, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। इफ़ेक्टिव क्या है, इफ़ेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो इंक्रीजेज बाई 10% इन बैटन्स टू एक्चुअल सिलेंडरनेस रेशियो। अब एक बात और था, शायद स्किप हो गया है, सिलेंडर उसमें लेसिंग के केस में वहाँ पर हम सिलेंडरनेस रेशियो को इंक्रीज़ करते हैं 5% से, और बैटन के केस में इंक्रीज़ करते हैं 10% से। ओके, एंड ट्रांसवर्स शियर फोर्स सेम रहेगा 2.5% ऑफ टोटल एक्सियल लोड, बट केवल लोड का डिफरेंस है ये, और ज़्यादा नहीं। ट्रांसफर शियर हमारा हो गया। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ बैटन। ये कैसे हम निकालते हैं कि टी जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू A/50। ए क्या है कि ये हमारा कोई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है हमारा एक ये, और ये इसके बीच का डिस्टेंस ए हो गया, बी इसका विड्थ हो गया। ओके, तो ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है उसका A/50 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए टी, थिकनेस ऑफ बैटन की। उसके बाद क्या है कि इफ़ेक्टिव डेप्थ क्या होता है। इफ़ेक्टिव डेप्थ शुड नॉट लेस दैन डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड कंपोनेंट्स मेंबर। ये ए है, ए बोल रहा है। ओके, ये ए के बारे में बताया। ये इफ़ेक्टिव डेप्थ है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा इस मेंबर का, और ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा कंपोनेंट्स मेंबर ए। नेक्स्ट क्या है, कॉलम स्प्लाइसिंग क्या होता है। स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम इज डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन द कॉलम एंड आर मशीन 50% लोड आर ट्रांसफर्ड बाय स्प्लाइस। जब हमारे पास मेंबर्स छोटे होते हैं तब वहाँ पर हम स्प्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, मेंबर को इंक्रीज, उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम स्प्लाइसिंग का यूज़ करते हैं कॉलम में, से हम बोलते हैं कॉलम स्प्लाइसिंग। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर बोल रहा है कि व्हेन द कॉलम एंड आर मशीन 50% लोड आर ट्रांसफर्ड बाय स्प्लाइसिंग। अगर कॉलम मेंबर जो कॉलम का एंड है वो मशीन्ड है तो 50% वहाँ पर लोड इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू स्प्लाइस के थ्रू। ओके, इसको एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक हमारा ये होता है PCR क्रिपलिंग लोड। कैसे निकालते हैं, π²EI/L/R मिनिमम। ये क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो तो ये होता है हमारा, है ना, सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर। ये इतना पूछता है, इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं, बस इतना पूछता है कि इसमें कौन सी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं। तो डिपेंड्स करता है किन किन चीज़ों पर। ये एक्सियल रिजिडिटी मतलब AE पे डिपेंड करता है, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI पे डिपेंड करता है। गामा इज इक्वल टू L/R मिनिमम। गामा क्या है यहाँ पे, सिलेंडरनेस रेशियो है। अगर हमको, और R क्या है कि रेडियस ऑफ जायरेशन है। अगर R हमको नहीं दे रखा है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं √I/A। ए क्या हो जाएगा, जो भी आपको गिवन क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उस क्रॉस सेक्शन का। ओके, तो ये यहाँ से हम क्रिपलिंग लोड का एक फॉर्मूला है, इसके थ्रू निकालते हैं कौन सी चीज़ें किस पे डिपेंड्स करती हैं, क्योंकि कई बार इसको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया गया है। ओके, एंड ज़्यादा परेशानियों की ज़रूरत नहीं है कि इनको इसको याद ही करना है। वैसे भी हम देख चुके हैं यूलर्स फॉर्मूला में कि π²EI/L, ये क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो होता है। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू रोटेशन ऑन बकलिंग। रोटेशन को मेजर करता है या तो मेजर करता है बकलिंग को। कौन, ये हमारा R मिनिमम। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। आगे हम देखते हैं जो हमारे कॉलम्स में 4 से 5 केसेस होते हैं, वो 4 से 5 कौन कौन से केसेस होते हैं, और उसमें हम, एक होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, एक होती है रिकमेंडेड वैल्यू। तो यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि सोम के केस में हम याद करते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, एंड इन केस ऑफ RCC एंड स्टील हम बात करते हैं रिकमेंडेड वैल्यू के लिए। तो 4 वो कौन कौन से केस हैं। फर्स्ट हमारा बन जाता है कि एक इन उसका फ्री है और एक फिक्स है। दूसरा क्या होता है कि एक एंड उसका हिंज है, दूसरा उसका फिक्स्ड है।
फिर बन जाता है कि दोनों एंड उसके हिंज हैं, ओके, लाइक दिस। फिर कहता है एक एंड उसका पिन है लाइक दिस एंड एक फ्री है, ओके। तो इतने केसेस बन जाते हैं हमारे चार, ये तो चारों आपको याद ही होंगे। उसके बाद दो